जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशु के अवशेष द्वारा जीवाश्म ईंधन में बने हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राचीन काल में लकड़ी ऊष्मा ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत था। बहते पानी और वाहन पवन की ऊर्जा का उपयोग सीमित कार्यकलापों के लिए ही किया गया था। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कोयले की खोज के कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुई। औद्योगिकरण द्वारा समस्त संसार में जीवन की बेहतरी हुई, इसलिए बहुत बड़ी दर पर ऊर्जा उत्पन्न करने की सर्वभाव मांग हुई। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति जीवाश्म ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम द्वारा हुई। प्रौद्योगिकी का विकास भी ऊर्जा के इन स्रोतों द्वारा हुआ, किंतु इनके भंडार सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। यदि हम ऐसी तेज खतरनाक दरों पर इन स्रोतों का उपयोग करना जारी रखेंगे तो ऊर्जा के लिए ये स्रोत शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा संकट को ध्यान में रखकर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई, किंतु हम ऊर्जा के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना जारी रखे हुए हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन की अन्य खामियां भी हैं। कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषित होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर निर्मुक्त होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे पानी, जल और भूमि संपत्ति को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौरीय अवरक्त विकिरण को पार करने देती है और ये विकिरण पृथ्वी तल को गर्म कर देती है। पृथ्वी की मार्ग सतह दीर्घ तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। अतः वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी ताप बहुत कम नहीं हो पाता है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दहन प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाकर और अनेक तकनीकों का व्यवहार कर परिवेश में हानिकारक गैसों के पलायन और राखों को कम कर जीवाश्म ईंधनों की दहन प्रक्रिया के कारण प्रदूषण कुछ कम किया जा सकता है। अनेक कार्यों के लिए यथा गैस स्टोव और सवारियों जीवाश्म ईंधन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का पसंदीदा रूप है। नीचे के क्रियाकलाप की विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक छोटा यंत्र बनाने की विधि को हम समझाएंगे आज। बस अब ध्यान से समझिएगा। एक टेनिस बॉल
लेकर उसमें 3 दरार यानी रेखा छिद्र बनाते हैं। धातु की चादर से अर्धवृत्ताकार फिन काटकर उन्हें रेखा छिद्रों में रखते हैं। दृढ़ आकार पर जड़े धातु के एक सीधे तार को बॉल के केंद्र से गुजारकर बॉल को इस धुरी पर किलकित कर देते हैं। ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि बॉल धुरी के गिर्द निर्धारण से घूमता है। अब एक साइकिल डायनेमो जिससे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में एक बल्ब जोड़ देते हैं। इसके बाद प्रेशर कुकर में उत्पन्न पानी के भाप का जेट यानी कि धार फिनों पर डालते हैं। देखेंगे कि बल्ब जल उठेगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये हमारा टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों में एक चल भाग, रोटर ब्लेड, एनसेवली, घूर्णी फलक जस्सीकरण होता है। चलता हुआ तरल ब्लेडों को नचाने के लिए उन पर कार्य करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलतः हम रोटर ब्लेड को तेजी से नचाना है जो डायनेमो के शेफ्ट को घुमाएगा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आज के युग में विद्युत ऊर्जा अति आवश्यक हो गई है। विभिन्न तरीकों जिससे ये किया जा सकता है कि साधारणों की तीव्रता पर निर्भर करता है। आगे हम देखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का दोहन टरबाइन को चलाने में हम और विद्युत उत्पन्न करने में से कैसे होता है। तापीय शक्ति यंत्र शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधनों की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है ताकि पानी गर्म कर भाप उत्पन्न की जाए। ये भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। समान दूरी तक कोयला या पेट्रोलियम के परिवहन की अपेक्षा विद्युत का संचरण अधिक दक्ष होता है। इसीलिए अनेक तापीय विद्युत संयंत्र कोयला या तेल क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र पद का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदलती जाती है। जल शक्ति संयंत्र बहते पानी की गतिज ऊर्जा का या ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चूँकि जल प्रवाह बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। गत शताब्दी में समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए। भारत में हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। जैसा कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं और विशाल हौजों में पानी जमा किया जाता है। पानी का तल ऊंचा उठता है और इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बांध में ऊंचे तल से पानी को पाइपों द्वारा बांध की तल्ली पर विद्युत
जनित्र के टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और ये पानी टरबाइन को घुमाता है। चूँकि वर्षा काल में प्रत्येक बार हौजों में पानी पुनः भर जाएगा, इसीलिए जल विद्युत संयंत्रों की समाप्ति की चिंता नहीं होती है। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत के लाभ: जल ऊर्जा का ये स्रोत नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त है। अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पन्न की कीमत कम होती है। जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण के और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। जल विद्युत की हानियाँ भी समझेंगे साथ ही साथ। सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे संख्याओं के विशेषाकार पहाड़ों, भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं। बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है, क्योंकि वह स्थान जलमग्न हो जाता है। विशाल परिशक्ति तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जब बांध में पानी के अंदर वे डूब जाते हैं। जलमग्न वनस्पति ऑक्सीशक्ति अनऑक्सी शर्तें के अधीन सर्दी है और मेथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है। बड़ी संख्या यानी बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं जुड़ती होती हैं। ये विस्थापित व्यक्तियों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न करता है। गंगा नदी पर ठहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदा सरोवर परियोजनाओं के निर्माण का विरोध ऐसे ही समस्याओं के कारण होता आया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लिए औद्योगिक में सुधार, जैव द्रव्यमान ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी का उपयोग बहुत समय तक होता रहा है। यदि हम सुनिश्चित कर सकें कि पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया तो जलवान लकड़ी की लगातार आपूर्ति हो सकती है। ईंधन के रूप में गोबर से बने कोयले के उपयोग में भी हम सब परिचित हैं। भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है। ये भी हमें ईंधन का स्थायी स्रोत सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये ईंधन पौधों और पशु उत्पन्न करते हैं। अतः इन ईंधनों के स्रोतों को जैव द्रव्यमान कहा जाता है। किंतु ये ईंधन जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो वे बहुत अधिक ऊष्मा बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। अतः इन ईंधनों की क्षमता में सुधार आवश्यक है। जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है तो इसमें मौजूद पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल बच जाता है। चारकोल बिना लौ के जलता है, अपेक्षाकृत धुआं रहित है और इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रकार गोबर
फसल कटने के बाद अनेक पौधों पदार्थों के अवशेष वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मलजल बायोगैस उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किए जाते हैं। चूँकि शुरू करने वाला पदार्थ मुख्यतः गोबर है, अतः बायोगैस सामान्यतः गोबर गैस कहलाता है। बायोगैस संयंत्र, ये संयंत्र ईंटों से बना एक बूंद के रूप में संचारण है। गोबर और पानी का गाढ़ा मिश्रण टंकी में बनाया जाता है, जहाँ से ये प्रचित्र में बहुत पहुँचाया जाता है। प्रचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणुओं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, गोबर गारा के जटिल यौगिकों को विघटित करती है। विघटन प्रक्रिया को रूप होने में कुछ दिन लगते हैं और तब ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करती है। बायोगैस को प्रचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, जहां से इसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है। चूँकि बायोगैस में 15% तक 75% मीथेन होता है, अतः ये उत्तम ईंधन के लिए ये बिना धुआं के जलता है और लकड़ी, चारकोल और कोयले के जलने से बने राख यानी गैस जैसा कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। इसे तापन की उच्च क्षमता होती है। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग होता है। बचा हुआ गाढ़ा नियमित समय अंतरालों पर हटाया जाता है और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में होता है। ये खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। बायो अपशिष्ट और वाहित मलजल पदार्थ का बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा और खाद की आपूर्ति के अतिरिक्त अपशिष्ट निपटाने की सुरक्षित और दक्ष विकसित देता है। द्रव्यमान बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये संयंत्र के लाभ, बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। बायोगैस संयंत्र चलाने में सुविधाजनक होता है। बायोगैस संयंत्र आसानी से बनाया जा सकता है और इस संयंत्र को बनाने के लिए आवश्यक साधन गांवों में भी उपलब्ध हैं। पवन ऊर्जा और सौर विकिरण द्वारा भूमि और जलाशय का असमान तापन वायु गति उत्पन्न करता है, जिस कारण पवन बहते हैं। पवन की इस गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का दोहन पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है। उदाहरणग्रस्त जल उत्यापक पंप में पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग कुआं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। पवन चक्की में एक बड़े विद्युत पंख के समान संरचना होती है जो दृढ़ आकार के कुछ ऊंचाई तक खड़ी की जाती है। विद्युत उत्पन्न के लिए पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत
जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए होता है। एकल पवन चक्की का उत्पादन बहुत कम होता है और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः अनेक पवन चक्कियाँ बड़े खुले क्षेत्र में खड़ी की जाती हैं। इन बड़े क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। व्यावसायिक पैमाने पर विद्युत प्राप्त करने के लिए एक फार्म में प्रत्येक पवन चक्की की निर्गत ऊर्जा का एक साथ संयोजित की जाती है। पवन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूलन और दक्ष स्रोत है। विद्युत उत्पादन के लिए अविरत व्यय आवश्यक नहीं होता है।